सुमित्रा और राम अपने छोटे से जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे थे, जिसमें उसका बड़ा बेटा रवि, बहू सपना, पोता नितिन और छोटा बेटा अभिषेक थे। वैसे तो राम अब भी अपनी खुद की दुकान चला रहा था, पर सुमित्रा का बड़ा बेटा हमेशा यही दावा करता कि घर की पूरी जिम्मेदारी मानो जैसे उसी के कंधे पर है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी राम मजाक में अपने बेटे बहू से कहता है, अरे आज भी सादा दाल चावल। लगता है बहू रानी मुझे दाल चावल खिला खिला कर मेरा शुगर ही बढ़ा देगी। पिताजी आपका क्या शुगर बढ़ेगा? शुगर तो उनका बढ़ेगा घर की चिंता में। अब अकेले ये घर को संभाल रहे हैं, ऊपर से इनकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं कि इतना बड़ा परिवार संभाल सके। और आपकी दुकान से आते ही कितने पैसे हैं? जो भी पैसे आते हैं वो आपकी और माँ जी की दवाई में चले जाते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का शौक चढ़ा है तो घर में राशन भरवा कर रखा करो। अरे बहू तो बेकार में ही नाराज़ हो रही है। तेरे पिताजी तो बस मजाक कर रहे थे। माँ तुम भी तो बेमतलब में समझाने बुझाने पर बैठ गई हो। अब पिताजी बात ही ऐसी करते हैं कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। और वैसे भी सपना ने गलत ही क्या कहा है। अरे मुझे बहू की बात बुरी नहीं लगी। तुम सब बेकार ही बातों को बढ़ा रहे हो। और सुमित्रा, हमारे बेटे बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। घर की सारी जिम्मेदारी रवि के ही तो ऊपर है। उसका भी छोटा सा बेटा है जिसे स्कूल जाना होता है। उसकी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। अभिषेक तो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, वो तो कभी दुकान पर भी नहीं जा पाता। बेचारा रवि ही तो अपना काम छोड़कर दुकान संभालता है। राम अपने बहू बेटों की बातों को इग्नोर कर देता है और उन्हीं को बढ़ावा देता है ताकि घर में शांति बनी रहे। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ सपना रवि के और भी ज़्यादा कान भरने लगती है। देखो जी, अब बहुत भोले हो और इस समय में भोले इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है। अरे भाग्यवान, अब क्या हो गया? अब क्यों लेक्चर दे रही हो? अब तो मैं तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ ना। अरे मूर्ख आदमी, अगर मैं तुम्हें लेक्चर ना दूँ तो और क्या करूँ? कुछ दिनों में तुम्हारी भाई की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर शादी ब्याह करके बैठ जाएगा और घर में हिस्सा मांगने लगेगा। बचपन से इस घर को आपने संभाला, आपने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और माँ बाप की मदद करने के लिए काम में लग गए। सपना, उस समय हमारे घर की स्थिति बिगड़ गई थी, इसलिए करना पड़ा काम। पर अब देखो दुकान कितनी अच्छी चल रही है। घर का आधा खर्चा तो दुकान से ही चलता है। मेरी सैलरी तो सेविंग में ही जाती है। गलती से भी किसी को पता ना चले कि आपकी सैलरी पूरी सेविंग में जाती है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अभिषेक की पढ़ाई खत्म होने से पहले सारी ज़मीन और जायदाद, यहाँ तक कि दुकान भी माँ जी और पिताजी को बहला फुसला कर अपने नाम करवा लो और ये 20-25 हज़ार की नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठ जाओ। तुम सही कह रही हो। जितना मैं ऑफिस में बैठकर कमाता हूँ उससे 2 गुना मैं दुकान से कमा सकता हूँ। अगर पिताजी घर में बैठ जाए तो ये दुकान तो हमारी हो जाएगी। सपना और रवि दुकान को हथियाने की सोच लेते हैं और धीरे धीरे अपने माँ बाप की झूठी सेवा करते हैं। अरे पिताजी, आपका शुगर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको दुकान पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब से मैं ही दुकान संभाल लूँगा। घर भी मेरे ऊपर है, दुकान भी मैं संभाल लूँगा। आखिर मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, घर की जिम्मेदारी तो मुझे ही संभालनी है। अरे बेटा, काम छोड़कर मैं घर में क्या करूँगा? अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। क्या पिताजी, आपको तो खुश होना चाहिए। इस ज़माने में भी आपको राम जैसा बेटा मिला और आप एक ही नखरे दिखा रहे हैं। आप बस आराम से घर में रहिए, रवि है ना सब संभालने के लिए। अरे मान भी जाओ ना, आप ही के तो बेटे बहू है, आपका बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, हमारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। सुमित्रा और राम अपने बेटे बहू की बातों में आ जाते हैं और अब घर में वही होता है जो रवि और सपना चाहते हैं। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ी ही चालाकी से रवि और सपना सारी प्रॉपर्टी और दुकान सब अपने नाम करवा लेते हैं। पिताजी, कुछ दिनों से दुकान सही नहीं चल रही। मैं सोच रहा था कि दुकान रजिस्टर करवा लूँ। अगर ITR और जस्टिफाई करूँगा तो शायद हमारी कंपनी का नाम बढ़ जाए। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी बड़ी कंपनियों से भी हाथ मिलाया जा सके, ताकि कंपनियों के माल हमारे ही दुकान से जा सके। क्योंकि दुकान आपके नाम है, इसलिए कुछ कागजात पर आपके साइन चाहिए। अरे बेटा, सब कुछ तो तूने संभाला है, सब कुछ तू ही तो कर रहा है। मैं तो कहता हूँ मेरी दुकान ही तू रख ले। क्यों बार बार मेरे पास लेकर आ जाता है? बता किस जगह साइन करना है?
तुझ पे तो आँख बंद करके विश्वास करता हूँ मैं। और राम आंख बंद करके अपने बेटे पर विश्वास करता है। रवि अपने माँ बाप से उन्हीं का घर और ज़मीन छीन लेता है। समय यूं ही गुजरता है और अभिषेक की पढ़ाई पूरी हो जाती है। देखते ही देखते अभिषेक की एक छोटी सी नौकरी भी लग जाती है और अभिषेक की नौकरी लगने के बाद सुमित्रा अपने छोटे बेटे के हाथ पीले करने की सोचती है। सपना बहू, अब तो तेरा देवर भी काम करने लगा है। मैं सोच रही थी कि तेरे लिए देवरानी ले आऊं। तेरी नज़र में है कोई लड़की? माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी। और मेरा तो मानना ये है कि देवर जी की जितनी जल्दी शादी होगी वो उतनी जल्दी समझदार होंगे। आखिर कब तक नितिन के पापा ही घर चलाते रहें। सपना भी चाहती थी कि उसके देवर की जल्दी से शादी हो जाए ताकि वो अपने देवर देवरानी को इस घर से निकाल सके, क्योंकि अब तक अभिषेक की शादी नहीं हुई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी सपना अपने देवर को झेल रही थी। बहुत जल्द अभिषेक की शादी हो जाती है और शादी होते ही सपना हर चीज़ पर सिर्फ अपना अधिकार जमाती है और अपनी देवरानी को हर समय ये एहसास कराती कि उसका पति कितना निकम्मा है। ऐसे ही एक दिन नेहा का कचौरी खाने का दिल करता है, इसलिए वो घर में सबके लिए कचौरियाँ बनाने लगती है। तभी वहाँ सपना आकर नेहा से कहती है, ये क्या बना रही हो तुम? देख नहीं रही हो कितना बड़ा परिवार है? अरे घर में कुछ महंगी चीज़ बनाने से पहले सोच तो लिया करो। तुम्हारा पति 10-15 हज़ार की नौकरी करता है। 10-15 हज़ार की नौकरी से घर नहीं चलता। कैसे तुम्हारे जेठ जी ने इस घर को संभाल रखा है और इस घर की ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं ये बात सिर्फ वही जानते हैं। दीदी, मैं तो सिर्फ कचौरियाँ बना रही थी और मैंने बाहर की कोई भी महंगी चीज़ नहीं खरीदी। घर में सारा सामान रखा है, उसी में से बना रही हूँ। वैसे भी इस घर में कभी कुछ नहीं बनता, हमेशा सादा खाना ही बनता है। मेरी प्यारी देवरानी, अगर इतना ही कचौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर ऐसा कुछ भी खाने का जी चाहे ना तो अपने पति से कहो कि ज़्यादा पैसे कमाए। जब तुम्हारा पति घर चलाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि घर कैसे चलता है। सपना नेहा को छोटी सी बात के लिए ताना देकर चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है। समय के साथ सपना के भाव भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है और नेहा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। मैं सोच रही थी कि पुरानी वॉशिंग मशीन देकर एक नई वॉशिंग मशीन ले आए। अगर मशीन ख़राब हो गई है नेहा तो हाथ से कपड़े धो लो। तुम्हारा पति तो कुछ कमाता है नहीं। अगर वो कमाता होता तो तुम जाकर मांग लेती, उससे से कुछ पैसे ले आती और वॉशिंग मशीन घर पर अभी हालात ठीक नहीं है। तुम्हारे जेठ जी नया वॉशिंग मशीन लाएंगे लेकिन कुछ दिन के बाद, तो अभी फ़िलहाल तो हाथ से ही कपड़े धो लो। दीदी, आप हर समय ऐसा क्यों दिखाती हैं कि जेठ जी ही सब कुछ करते हैं, अभिषेक जी कुछ नहीं? जबकि अभिषेक अपनी सैलरी का 1 रुपया अपने पास नहीं रखते, सब आपको देते हैं। हमें अगर अपने लिए कुछ भी लेना हो तो हम आपसे पैसे मांगते हैं और फिर भी आप इस तरह की बातें कह रही हैं। नेहा, तुम्हारे पति ने पढ़ाई करी फिर भी अच्छी नौकरी नहीं कर पाया, पर जब तुम्हारा पति मेरे पति की तरह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने बाप का हाथ बटाता, अपनी नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठता और घर की जिम्मेदारी उठाता, तब तुम्हें एहसास होता। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सपना के ताने इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अब घर में लड़ाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब साथ में खाना खा रहे थे और इसी बीच सपना अपने देवर को टॉन्ट मारने लगती है। अपनी भाभी के ताने अब अभिषेक और बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग सोचते हैं कि 15-20 हज़ार घर में देकर वो घर चला रहे हैं। अरे ये जितनी सैलरी घर में देते हैं ना, उससे ज़्यादा का तो इनका खाना हो जाता है। हम खाए 3 रोटी तो कोई खाए 5 रोटी। बस भाभी, बहुत हो गया। अब आप मेरे खाने को भी लेकर बोलेंगी? अरे मैं चाहे 15 कमाऊँ या 20, सब कुछ आपको ही तो दे देता हूँ। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। माँ पापा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे नहीं रहना भैया भाभी के साथ। आखिर इन्होंने मेरे लिए ऐसा किया ही क्या है जो हर समय मुझे जताते रहते कि ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। अरे भाई, तू कौन सा हिस्सा मांग रहा है? तेरा कोई हक हिस्सा नहीं है। ये घर, ये दुकान, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। भले ही दुकान पापा ने शुरू की थी, लेकिन उसे इतने ऊंचे मकाम पर तो मैं ही लेकर आया हूँ। इसलिए घर ज़मीन में से तो तुझे कुछ नहीं मिल सकता। पर हाँ, अपनी दुकान की कमाई का 10% तुझे दे दूंगा, वो ले लेना और रहना फिर अपनी बीवी के साथ। भैया, मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए।
आप ये 10% भी अपने पास ही रख लो। मैं अपना और अपनी बीवी का गुजारा कर सकता हूँ। हम कल सुबह ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अभिषेक भी सोच लेता है कि अब वो अपने भैया भाभी के ताने सुनकर इस घर में नहीं रहेगा। इसलिए अभिषेक अपना हक हिस्सा छोड़कर अपनी बीवी के साथ सुबह होते ही घर छोड़कर चला जाता है और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगता है। अब घर में सिर्फ सपना अपने पति, बेटे और सास ससुर के साथ रहती है, जहां वो समय के साथ अपने सास ससुर को भी हर समय नीचा दिखाती और उन्हें ताने दिया करती। क्या माँ जी, आप घर में कुछ करती तो है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं अपने पति के साथ, उसमें भी आप मेरे काम को बढ़ा देती हैं। अरे कुछ नहीं कर सकती तो आराम से तो बैठ जाइए। अरे पर बहू, मैंने और तेरे ससुर ने ऐसा भी क्या कर दिया जो तू हमें इस तरह की बात कर रही है? माँ जी, मैंने अभी अभी पोछा लगाया था घर में, पूरी तरह से सूखा भी नहीं। आप और पिताजी अपने कमरे से आ गए और बैठ गए हॉल में टीवी देखने के लिए। इस घर में कोई नौकरानी नहीं है, मैं अकेले ही इतना बड़ा घर संभाल रही हूँ। आपको थोड़ा तो मुझ पर तरस आना ही चाहिए ना। अरे बहू, ध्यान नहीं दिया हमने, गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दे। अब से हम अपने कमरे में ही रहेंगे। चलिए जी। आपको तो कुछ कहना ही बेकार है, कुछ भी कहो तो मुंह बनाकर चले जाते हैं। सुमित्रा को अपनी बहू की बातें बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जहाँ दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। क्या दिन आ गए, मैंने अकेले अपने बच्चों को पाला और मेरा बेटा मुझसे ही सब कुछ लेकर आज मुझे ही आंख दिखा रहा है। रवि से अच्छा तो मेरा छोटा बेटा अभिषेक था। उसने अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया, यहाँ तक कि अपनी शादी का कर्जा भी उसने खुद चुकाया और अपनी शादी में पैसे भी खुद दिए। पर उसने कभी मुझसे ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और ना ही मुझे इस तरह के कभी ताने दिए। सुमित्रा, हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इतनी जल्दी घर का भार बड़े बेटे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए था, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास अपने बेटे बहू के ताने सुनने के अलावा और कुछ नहीं बचा। सुमित्रा और राम मजबूर थे, क्योंकि अभिषेक उनसे दूर जा चुका था। उन दोनों के पास रवि और सपना के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे और बहू के ताने सुनकर भी चुप रहते। पर सपना और रवि के ताने इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अब सुमित्रा और राम के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन राम को लूज मोशन लग जाते हैं, जिसमें सुमित्रा सपना से कहती है, सपना बहू, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें लूज मोशन हो रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दलिया या खिचड़ी बना देना बेटा। माँ जी, अब मैं कुछ बोलूँगी तो आपका भी मुंह बनेगा, पर मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, आपके पति की सेवा मुझसे नहीं होगी, खुद कीजिए आप। मैं नहीं बनाने वाली पिताजी के लिए दलिया खिचड़ी, और उनके कपड़े भी ना आप खुद धोना। मैं तो कहती हूँ अब से आप लोग अपना खाना पीना, कपड़े बर्तन सब कुछ खुद ही कर लिया कीजिए। मेरे बस की ना है आप लोगों की सेवा करना। बस बहू बस, बहुत हो गया। तेरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब है, पर तूने एक बार भी ये पूछा कि पिताजी कैसे हैं? उनकी दवाई तक नहीं करवाई। वो कैसे बीमारी झेल रहे हैं ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। और मैंने तुझसे नहीं कहा अपने पिताजी के कपड़े धो, मैं अपने पति का ख्याल रख सकती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने पति के साथ बैठकर अपनी किस्मत को कोसती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा राम से कहती है, सुनिए जी, मुझसे अब बहू के ताने और नहीं झेले जाते। हमने जो 10 लाख की एफडी करवाई थी, मैं सोच रही हूँ कि उसको हम तुड़वाकर अपने छोटे बेटे के पास चले जाए। अगर हम उसे कुछ दे तो शायद वो हमें अपने पास रख ले। मुझे उम्मीद है कि हमारा छोटा बेटा बड़े बेटे जैसा नहीं होगा। सुमित्रा, हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारी वो एफडी है। अगर हमारे छोटे बेटे ने भी हमें नहीं रखा तो हम कहाँ भटकेंगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। राम और सुमित्रा की सारी बात सपना सुन लेती है और जब उसे पता चलता है कि उसके सास ससुर ने 10 लाख की एफडी करवा रखी है तो वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। सुनिए जी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमें तो 10 लाख की एफडी के बारे में पता ही नहीं था। आज ही मैंने माँ जी और पिताजी की बात सुनी है। अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन झेल लो माँ और पिताजी को, कर लो उनकी सेवा। 10 लाख की एफडी जब मिल जाएगी तो घर से निकाल देंगे।
रवि और सपना को जैसे ही एफडी के बारे में पता चलता है, दोनों पति पत्नी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। सपना अपनी सास से माफ़ी मांगती है। माँ जी, अब पिताजी की तबीयत कैसी है? उनका लूज़ मोशन ठीक तो हो गया ना? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कितनी बदतमीज़ी से आपसे बात करी, पर क्या करूँ, आपका पोता भी ना बदतमीज़ हो रहा है, हर समय उल्टा जवाब देता है। मुझे और अपने पिता को तो कुछ समझता ही नहीं। बस घर की टेंशन आप पर और पिताजी पर निकल गई, पर अब ऐसा नहीं होगा माँ जी। कोई बात नहीं बहू, भूल जाओ पुरानी बातों को। सुमित्रा एक बार फिर अपनी बड़ी बहू की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाती है। सपना इसी तरह से कुछ दिनों तक अपने सास ससुर की सेवा करती है और उनकी सगी बनकर रहती है। पर एक दिन रवि घर आता है और अपने माता पिता के सामने अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। माँ, पिताजी, हम बर्बाद हो गए, हमारी दुकान घाटे में जा रही है। मेरे पास 10 लाख नहीं है जो मैं उसमें लगा सकूं। अगर दुकान इसी तरह से घाटे में चलती रही तो लगता है कि हम रोड पर आ जाएंगे। क्या? ऐसा भी क्या हो गया बेटा? और तुझे दुकान के लिए 10 लाख रुपए चाहिए ना? अरे मैं और तेरे पिताजी हैं ना, दे देंगे। अरे आप देख क्या रहे हैं जी? अपनी एफडी किस दिनों के लिए बचा रखी है आखिर? इससे बड़ी और मुसीबत क्या आ सकती है हम पर? हमारा घर दुकान सब बिक जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। अरे आप अपनी एफडी तुड़वा कर रवि को दे दीजिए। सही कहते हैं, माँ तो आखिर माँ होती है। बेटा चाहे कितना ही माँ के साथ बुरा क्यों ना कर ले, पर कभी भी एक माँ अपने बेटे को मुसीबत में नहीं देख सकती। और इसीलिए सुमित्रा और राम अपनी एफडी तोड़कर सारे पैसे रवि को दे देते हैं। पर रवि एफडी के पैसे लेकर अपने माँ बाप को अपना असली रंग दिखा देता है। देखो माँ, आप हमारे माता पिता हैं, इसलिए मैं आपको इज्जत के साथ बता रहा हूँ। अब मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही कि मैं आप लोगों को और पाल सकूँ। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, आप दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। देखा सुमित्रा, हमारा बेटा तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलना जानता है। हमसे मतलब क्या? इसने तो हमें घर से ही निकाल दिया। चलो, हम अभिषेक के पास जाएंगे और अपनी वसीयत बदलवाएंगे और फिर इसको हम इस घर से निकालेंगे जिस पर इसे घमंड है। राम सुमित्रा के साथ अभिषेक के घर जाता है। अभिषेक के माँ बाप अभिषेक से माफ़ी मांगते हैं। बेटा, जाने अनजाने में सही पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ममता के मोह में आकर मैंने रवि पर आंख बंद करके विश्वास किया और सारी वसीयत उसके नाम कर दी। पर मैं कोर्ट के चक्कर काट लूँगी और वसीयत फिर से बनवाऊँगी। तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूँगी। बस तू रवि की तरह हमें छोड़ मत देना, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। माँ, आपको किसी कोर्ट के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए वसीयत का कोई भी हक हिस्सा। जिस तरह आपने और पिताजी ने पूरी ज़िंदगी लगाकर इतना सब कुछ इकट्ठा किया, उसी तरह मैं भी खुद से मेहनत करूँगा और अपने दम पर घर दुकान सब कुछ खरीद लूँगा। किसी का हक नहीं चाहिए मुझे। आप बस मेरे साथ रहिए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। हम इस छोटे से घर में ही रहकर अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। इस तरह से अभिषेक अपने माँ बाप को अपना लेता है और छोटे से किराए के घर में रहकर ही अपनी बीवी के साथ अपने माँ बाप की भी देख रेख करता है। दीपक एक बहुत ही साधारण सा लड़का है। उसकी शादी एक बहुत अमीर घर की लड़की टीना से हुई है। लड़के की माँ रमा ने बहुत प्यार से दोनों की शादी करवाई, लेकिन टीना ने उसने तो घर में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी, आपने सुबह सुबह कर दिया ना दिमाग खराब। जब आप देख रही हो कि मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल रही हूँ, तो पीछे से टोकना जरूरी है क्या? अरे बहू, तुम इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। देखिए माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझ पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे रोक टोक ना करें और मुझे मेरी लाइफ मेरी मर्जी से जीने दें। टीना सुबह सुबह अपनी सास को 4 बातें सुनाकर चली गई। इतने में दीपक आया और वो अपनी माँ से पूछने लगा, क्या हुआ माँ? ये टीना इतना क्यों बोल रही थी और कहाँ गई है वो? अच्छा बेटा, वो तुझे भी पता कर नहीं गई क्या? सोचा था तुम्हारी शादी करूंगी, बहू आकर घर संभालेगी, मेरी सेवा करेगी।
लेकिन उल्टा बहू की सेवा मुझे करनी पड़ रही है। चलो तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। रमा दीपक के लिए नाश्ता बनाती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब वापस वो घर आता है तो अपनी पत्नी को आवाज देता है, टीना, टीना बेटा, वो तो सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले निकली थी तो अभी तक घर नहीं आई। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन माँ वो गई कहाँ? अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। दीपक और रमा देर रात तक उसका इंतजार करते हैं। जब उसका कोई पता नहीं चलता तो वो टीना के माता पिता को फोन लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। तभी रात के 2 बजे उनके दरवाजे की बेल बजी। दीपक जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने टीना खड़ी होती है। वो घर के अंदर आती है। टीना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तो सिर्फ रात के 2 बजे हैं। सुबह तक आ जाती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्लीज दीपक, मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ, साफ साफ बोलो प्रॉब्लम क्या है। बहू, हमें यह परेशानी है कि अच्छे घरों की लड़कियां और बहुएं इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहती। मम्मी प्लीज, ये नॉनसेंस वाली बातें मेरे सामने मत करना। अच्छे घरों की लड़की कैसी होती है मुझे पता है। अब आप दोनों इसी तरह से मेरे सामने सवाल जवाब करते रहोगे या मुझे सोने भी दोगे? थक गई हूं मैं, नींद आ रही है मुझे। टीना सोने चली जाती है। अगली सुबह रमा घर का काम करती है तो दीपक टीना से कहता है, टीना, माँ सुबह से उठकर घर का काम कर रही है तो माँ की थोड़ी मदद करो। देखो दीपक, मुझसे ना ये घर का काम वाम नहीं होता, कोई और काम है तो बताओ। अच्छा दीपक प्लीज, तुम ना जल्दी से अपने ऑफिस की कपड़ों पर प्रेस करो तो मेरे भी कपड़ों पर कर देना। आज घर पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। टीना, तुम मेरा काम तो करने से रही, अपना काम भी मुझसे करवा रही हो। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। एक तो तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। प्रेस कर दो या फिर मेरे लिए कोई नौकर रख दो। टीना अपने पति को बातें सुनाकर सीधा रमा के पास पहुंची, जो रसोई में काम कर रही थी। वो टीना को देखते ही बोलती है, अरे बहू, ये क्या, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? आज सूरज किस दिशा से निकला है? मम्मी आप मुझसे ऐसी बातें करते हो ना, इसीलिए मैं किचन में नहीं आती। वैसे मैं आपसे ये कहने आई थी कि आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही है तो आप उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना, और वो अब हर हफ्ते आया करेंगी। हर हफ्ते क्यों? तुम लोग कोई काम शुरू कर रही हो क्या? नहीं मम्मी, हम किटी पार्टी करते हैं तो हर दिन किसी न किसी के घर पर जाते हैं, तो एक दिन वैसे ही सारी सहेलियां मेरे घर भी आएंगी। चलो, दिन में तो तुम किटी पार्टी करती हो, रात में क्या करती हो जो इतना लेट घर आती हो? मम्मी रात हम फिर से पार्टी करते हैं, लेकिन किसी के घर पर नहीं, क्लब वगैरह में एंजॉय करते हैं। चलिए आप कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिए, टेस्टी होना चाहिए, वो पहली बार मेरे ससुराल आ रही हैं। टीना अपनी सास को हुक्म देकर चली जाती है। अब रमा टीना की सहेलियों के लिए खाने का इंतजाम करती है। जब सहेलियां खाना खाती है, अरे टीना ये खाना किसने बनाया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। इससे अच्छा तो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती। टीना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सास से कहती है, मम्मी वैसे तो आप अच्छा खाना बना लेती हो, आज मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया तो आपने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ना? नहीं बहू, मैंने तो रोज की तरह बनाया है, तुम खा कर तो देखो। आप मुझे पहले ही बता देती कि आप खाना नहीं बनाओगी तो मैं बाहर से मंगवा लेती। मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। बहू, तुम अपनी सहेलियों के सामने कैसे बात कर रही हो मुझसे? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है तुम्हें? मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया है क्या नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी शादी किन कंगाल लोगों से करवा दी? ये लोग तो तुम्हारे घर के नौकरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। छोड़ो ना यार, तुम लोग क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? चलो हम क्लब चलते हैं, वहीं कुछ खाएंगे और पार्टी मेरी तरफ से, ओके? टीना अपनी सास की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। दीपक के आने के बाद रमा उसे सारी बात बताती है। फिर रमा और दीपक टीना के माता पिता के पास जाकर कहते हैं, भाई साहब, आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। वो घर को घर नहीं होटल समझती है। मर्जी पड़े घर आती है, मर्जी पड़े चली जाती है, रात रात भर घर से बाहर रहती है। अरे तो क्या हो गया, ये तो आजकल की फैशन है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तुम चुप रहो, तुमने ही अपनी बेटी को बिगाड़ा है।
बहन जी हमें माफ़ कर दो, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। टीना के पिता ने टीना को रुपए देना बंद कर दिया। अब वो अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसकी सहेलियों ने भी उससे मिलना बंद कर दिया। टीना सारा दिन घर में रहती। वो अपने पति और सास से लड़ती रहती। एक दिन वो अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई। मॉम, मैं बस घर में नहीं रह सकती, वहाँ पर मेरा दम घुटता है। टीना की माँ अपनी बेटी को दिलासा देती है कि तभी उसका पति कहता है, देखो टीना की माँ, बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। टीना के ससुराल वाले शरीफ लोग हैं, मगर तुम्हारी बेटी ने उनकी जिंदगी खराब कर रखी है। वो इस घर में नहीं रह सकती। अगर तुम्हें इनके साथ जाना है तो जाओ, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन वो जाएगी कहाँ? अपने ससुराल जाएगी, और कहाँ जाएगी? टीना अपने ससुराल वापस चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर में कदम रखती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पति ने नीता से दूसरी शादी कर ली थी। ये क्या किया तुमने? तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? तुम कुछ भी कर सकती हो, और मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। अभी निकालो इस चुड़ैल को यहाँ से, ये इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर नीता टीना को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, ए पापा की परी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? आज के बाद अपनी औकात में रहना। चल चुपचाप किचन में जा और हमारे लिए खाना बना कर ला। टीना थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप किचन में चली जाती है। अब नीता टीना से घर का सारा काम करवाती और उस पर बहुत अत्याचार करती। एक दिन टीना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। आया मेरे बाप की बिगड़ी हुई बेटी, ये क्या बनाया है? तुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते क्या? मैंने पहली बार बनाए हैं। हाँ, तभी इतने बुरे बनाए हैं। तेरे माँ बाप ने तुझे बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं सिखाया। आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। चल जाकर कपड़े धो ले, 1 हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। अब टीना पूरे दिन कपड़े धोती है और फिर भी नीता उसे कुछ खाने को नहीं देती। नीता के अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते ही जाते हैं। उसकी सास और पति भी कुछ नहीं बोलता। एक दिन तंग आकर टीना घर छोड़कर चली जाती है। पिता ने तो पहले ही उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब वो कहाँ है, कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता।